एक चीज़ आप सबको बता दूं कि यूनिट नंबर 6 की पूरा वीडियो सॉरी मैंने वीडियो का प्लेलिस्ट नहीं भेजा है अभी, जस्ट भेज देता हूं आप लोगों को। मैंने इसकी पूरी पीडीएफ भेज दी है और ये बेसिकली बहुत ही दो कहने का अर्थ है, दो पीडीएफ में आप लोगों के पास प्रोवाइड करा दिया हूँ मैं टेलीग्राम पर। जस्ट अभी अभी डाल दिया हूँ यूनिट नंबर 6 यानी समाज कार्य की 6 नंबर यानी 6 यूनिट की वीडियो समाज कल्याण प्रशासन से। ठीक है, आपके ग्रुप में टेलीग्राम पर जाकर आप चेक कर सकते हो। अच्छा, देखिए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के अगर बच्चे ज्वाइन है क्लास में तो मैं आपको बता दूं कि इनका एग्ज़ाम होने वाला था बेसिकली 14 नवंबर 2025 को। आज तारीख है 8 नवंबर 2025, परंतु इसका एग्ज़ाम अभी होल्ड किया गया है किसी कारणवश। अभी इसकी 14 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला था जो वो अलग डिपार्टमेंट यानी अलग पोस्ट का एग्ज़ाम होगा, मेडिकल सोशल वर्क का एग्ज़ाम नहीं होगा। ठीक है, ये बात ध्यान से सुनिएगा। अब किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की क्लासेस मैं अस्थायी रूप से, आज उनके लिए आखिरी क्लास है, अस्थायी रूप से यहाँ पे आज फिर मैं इसको बंद करूँगा। इसकी जितनी भी प्रैक्टिस वगैरह हैं किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की और जो सिलेबस है उसका वीडियो का प्लेलिस्ट, ठीक है, आपके टेलीग्राम पर डाला गया है, वहाँ से आप लोग देखें। ठीक है, जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। प्रतिदिन यूजीसी नेट की क्लासेस चलेंगी और यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो 31 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी 2026 के बीच में एक दिन सोशल वर्क का पेपर होगा, वो चाहे फर्स्ट पाली में हो या सेकंड पाली में हो। ठीक है, उनकी क्लासेस अनवरत तरीके से यानी लगातार अगर मैं आपसे बात करूं तो इनकी क्लासेस पर डे चलेंगी। यूनिट नंबर 6 आज या तो कल के क्लासेस में मैं आपका ये टॉपिक फिनिश कर दूंगा, फिर आपका बचेगा 7, 8, 9 3 यूनिट। यूजीसी के बच्चों ध्यान से सुने, इनके लिए मैंने प्लेलिस्ट दे रखा है प्रैक्टिस का, यूजीसी नेट का बेसिकली पीवाईक्यू दे रखा है मैंने आपके प्लेलिस्ट के रूप में और उसकी पूरी पीडीएफ भी है, वहाँ से जाके देख सकते हो। और कुछ प्लेलिस्ट मुझे अभी बनानी है, हालांकि मेरी वीडियो मेरे पास है उसकी, और वो मैं कल संडे है, कल आपको बना के दे दूंगा वो भी संडे के दिन में। ठीक है, और मंडे को आप लोगों का यूनिट नंबर 7 मैं आपको पीडीएफ वहाँ पे डाल दूंगा और कल संडे, कल आपकी क्लासेस आफ्टरनून में मैं चलाऊंगा। ठीक है, और आपको समय पर ज्वाइन होना होगा। अब देखिए यूनिट नंबर 6 के अंतर्गत अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ कुछ पॉइंट समाज कल्याण प्रशासन में अर्थ इतिहास पढ़ा चुका हूँ, प्रशासन के प्रकार भी हो चुका है, कल्याण अभिकरण यानी एजेंसियों के बारे में बातचीत हो चुकी है, समाज कल्याण प्रशासन की संरचना पर भी बात हो चुकी है। आज का टॉपिक है प्रशासन के संघटक के बारे में, यानी इसको घटक आप कह सकते हैं या आपसे मैं कहूँ तो साधारण शब्दों में आप इसको कंपोनेंट के रूप में जान सकते हो, है ना, इसको कंपोनेंट के रूप में समझ सकते हो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और मेन पॉइंटों पर हम लोग चर्चा करेंगे इस क्लास में। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो अभी आप अपने कॉपी पर मेंशन कर लेना, आप बाद में भी क्लास के बाद में भी उस डाउट को पूछ सकते हो। ठीक है, और बट आपको बातें बहुत ध्यान से सुननी है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए कि प्रशासन के संगठक मतलब बेसिकली आप जानते हैं कि एलिमेंट का शब्द है, ये एलिमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एलिमेंट का यहाँ पे बेसिकली अर्थ है संगठक में। अब इसके कई अंग हैं, कई घटक हैं। अच्छा, अगर आपको पता है, देखो मैं आपको बता दूं पोषकार्ब के बारे में, तो उसे आप बता सकते हो कि ये भी एक प्रकार का घटक है ना, पोषकार्ब को भी आप बोल सकते हो, है ना। और इसके अलावा भी है, इसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं प्रशासन के संगठक के बारे में, तो जैसे यहाँ पर आप देखें तो आपको मिलेगा नीति निर्माण, है ना, प्रशासन के संगठक या एलिमेंट के नाम से आप इसे जान सकते हैं। ठीक है,
नीति निर्माण से क्या मतलब है, बताना चाहेंगे कोई बच्चे? किसी को? सर जो सरकार हाँ, सरकार की पॉलिसी आती है, ओके, उस, उसमें बनाने का है ये बिल्कुल। दिशा निर्देश। जैसे यहाँ आपने सही बताया, नीति निर्माण का मतलब होता है पॉलिसी बनाना, एक प्रकार से ये एक आपका घटक है, एक कंपोनेंट है ना। तो कहने का आशय इसका यही है कि प्रशासन का पहला कार्य नीति बनाना होता है ना। आप भी एडमिनिस्ट्रेशंस में आपकी जॉब अगर लगेगी तो उस परिस्थिति में आपका सबसे पहला जो टास्क होगा वो होगा नीति बनाना, और जिससे शासन या संगठन की दिशा तय होगी। और यही कंपोनेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे भाग हैं जिनके प्रशासनिक कार्य संचालित होते हैं। यानी प्रशासनिक का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य संचालित होता है। प्रशासन केवल आदेश देने का नहीं है, कार्य करवाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार की सुव्यवस्थित संरचना और प्रक्रिया का समूह है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको बोला गया नीति निर्माण। तो प्रशासन में नीति निर्माण होता है, ये कंपोनेंट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो योजना बनाना यानी प्लानिंग। देखो, किसी कार्य या कार्यक्रम को पूरा करने के लिए पहले से जो टारगेट है या जो लक्ष्य है और जो कार्य योजनाएं हैं वो बना लेना अत्यंत आवश्यक है। जैसे मैं एक बात कहता हूं कि समाज कल्याण विभाग की नीतियों की रूपरेखा बनाना, ये पार्ट कहलाएगा योजना बनाने का, यानी प्लानिंग का पैटर्न कहलाएगा। तत्पश्चात अगर हम बात करें, यहाँ पे देखो लिखा हुआ, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम और गतिविधियों की पूर्व तैयारी कर लेना। और पूर्व तैयारी करना ही बेसिकली प्लानिंग कहलाती है। और उसके बाद देखिए संगठन। संगठन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, आसान शब्दों में समझो कि कार्य और कर्मचारियों का, जैसे कार्यों यानी वर्क, जो वर्क है वो, और कर्मचारी उनका ऐसा बंटवारा करना कि जिससे सभी जिम्मेदारियां स्पष्ट हो सके, क्लियर हो सके। एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ सकते हो कि विभिन्न विभाग, जैसे विभिन्न विभाग का मतलब हुआ समाज कार्य का भी एक विभाग है, ठीक है, अलग अलग विषयों का एक विभाग है, और शाखाओं का गठन करना क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। साधारण शब्दों में लिखा है कि प्रशासनिक संरचना का निर्माण करना, कार्यों का विभाजन करना, समन्वय सुनिश्चित करना, यह दर्शाता है बेसिकली संगठन को। वहीं बात करते हैं कार्यान्वयन। कार्यान्वयन का मतलब होता है इम्प्लीमेंशन। अब इसका आशय क्या है, इम्प्लीमेंशन से हम क्या चीज़ें समझ सकते हैं? जैसे अगर हम कहें तो नीतियों और योजनाओं को अमल में लाने के लिए मार्गदर्शन, आदेश और नियंत्रण प्रदान करना, ये होता है इम्प्लीमेंशन। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक होता है समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं क्रियान्वयन में, उस चीज़ को और ध्यान रखिएगा, लीडरशिप का रोल। लीडरशिप का रोल भी क्रियान्वयन का पैटर्न दर्शाएगा, मतलब कर्मचारियों को दिशा देना और प्रेरित करना, सही मार्गदर्शन देना, इसका रोल यही होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन का, तो विभिन्न विभाग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, और विभाग और कर्मचारियों के बीच में तालमेल बनाना, सामंजस्य बनाना, वो कोऑर्डिनेशन का पैटर्न होता है, ठीक है। ताकि यहाँ पर अगर हम बात करें, संगठन के सारे हिस्से एक साथ लक्ष्य की ओर बेसिकली काम कर सके। तो यहाँ पर देखिए विभिन्न विभाग, अधिकारी और कर्मचारियों के बीच तालमेल बनाना, ताकि संगठन के सारे हिस्से या जो उसके पार्ट हैं वो एक साथ लक्ष्य की ओर काम कर सके, यानी वो आगे बढ़ सके। उसके बाद आता है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण। कंट्रोल का आशय होता है नियंत्रण से, मतलब आप ये कह लीजिए नियंत्रण में कि ये देखना कि कार्य योजनानुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है, त्रुटि होने पर सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं या नहीं उठाए जा रहे हैं। मेरा कहने का अर्थ यह है कि यह सुनिश्चित करना कि कार्य योजनानुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है।
आवश्यकता पड़ने पर या आवश्यकता पे नीड के आधार पे उसमें लचीलापन होने के नाते हम मॉडिफाई कर सकें यानी सुधार कर सकें। इस पैटर्न को ये दर्शाता है। उसके बाद देखिए आगे, मैंने एक बार शुरुआत में पोस्टकार्ब का नाम लिया था, लूथर गुलिक का नाम आपको पढ़ा भी चुका हूँ, दोबारा से यहाँ पे आया है कि प्रशासन के संगठकों की संक्षेप में अगर हम बात करेंगे तो एक शब्द है, जादुई फार्मूला, इसको कहा जाता है पोस्टकार्ब। अब पोस्टकार्ब बेसिकली लूथर गुलिक ने सन 1937 में दिया, और ये बात आप जानते हो, पी से प्लानिंग हो जाता है आपका, और ओ से ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, एस से स्टाफिंग हो जाता है, डी से डायरेक्टिंग हो जाता है, सी ओ से कोऑर्डिनेटिंग हो जाएगा, आर से रिपोर्टिंग हो जाएगा, बी से बजटिंग हो जाएगा। ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अच्छा, इस पे मैंने आप लोगों की एक क्लासेस भी प्रैक्टिस पर प्रोवाइड करा दिया है, आप चैनल पे भी जाके देख सकते हो, या तो आप अपने ग्रुप में एक बार देखिए, आपके ग्रुप में मैंने लिंक डाल रखा है। ठीक है, लगभग 15 से 20 प्रश्न इसमें मैंने करवाए हैं आप लोगों के, ओनली फॉर पोस्टकार्ब से सवाल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पोस्टकार्ब के प्रशासन के कुछ प्रमुख कार्यों के सार को लेकर कि इसका मतलब होता क्या है, आप जानते हो प्लान का मतलब होता है लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु कार्य और नीतियों को पहले से हमें क्या कर लेना, योजना बना लेना। इसका आशय यही होता है कि आप अगर कोई काम करना चाहते हो तो उस काम को करने से पहले आपको प्लान करना ज़रूरी है, यानी प्लानिंग का होना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद देखिए ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि कार्यों का विभाजन होगा, अधिकारियों का निर्धारण होगा, जिम्मेदारियों का वितरण होगा। भाई कौन अलग अलग संगठन है तो उसमें आपको डिसाइड कर दिया जाएगा ना कि ये आपका कार्य है, ये अधिकारी के अंतर्गत आएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर दर्शाएगा ये। उसके बाद आता है स्टाफिंग, मतलब कर्मचारियों की नियुक्ति होगी, तो जो योग्य व्यक्ति होगा उसकी भर्ती की जाएगी, उसकी चयन होगा, प्रशिक्षण और पदस्थापन उसको दिया जाएगा या उसको करवाना, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेगी। फिर डायरेक्टिंग है, मतलब निर्देशन है, कर्मचारियों को निर्देश देना, प्रेरित करना, उनके नेतृत्व प्रदान करना, लीडरशिप की भूमिका उन्हें देना। फिर उसके बाद देखिए कोऑर्डिनेटिंग आता है, समन्वय, विभिन्न विभाग और व्यक्तियों के कार्यों में तालमेल स्थापित करना। फिर उसके बाद आता है रिपोर्टिंग, यानी प्रतिवेदन देना, है ना, मतलब उच्च अधिकारियों को कार्य करने की प्रगति, परिणाम और समस्याओं की जानकारी प्राप्त कराना उनको या देना। फिर बजटिंग आता है कि बजट बनाना है, भाई कितने खर्च होंगे, कितने नहीं, अगर हुए तो कितने खर्च हुए, ठीक है, कितनी इनकम हुई, इसका लेखा जोखा बेसिकली रखता है बजट के अंतर्गत। तो ये है बेसिकली पोस्टकार्ब के शब्द, संक्षेप में थे जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा देखिए प्रशिक्षण और विकास की बात कर लेते हैं। सिलेबस में देखिए अगर आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलेगा प्रशिक्षण और विकास, यहाँ पर देखिए, ठीक है, हालांकि यहाँ कंपोनेंट में केवल नियोजन, समन्वय और कर्मचारी, यहाँ पे कर्मचारी होगा, ठीक है, भर्ती लिया है बस, बाकी और चीज़ें छोड़ दिया है। यहाँ पे डायरेक्टिंग वगैरह की बात करें है ना, वहाँ पे तो चीज़ें छोड़ दिया है, ठीक है, बजटिंग की बात करेंगे तो भी छोड़ दिया, बट वो सारे के सारे इसमें रहेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी। इसके अलावा देखिए प्रशिक्षण और विकास की बात कर लेते हैं। प्रशिक्षण और विकास सिलेबस में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए प्रशिक्षण और विकास, मानव संसाधन प्रबंधन तथा समाज कार्य, 3 विषय आता है ना, एक प्रशासन का विषय आता है, एक मानव संसाधन प्रबंधन का विषय आता है, एक में तो आप महारत हासिल कर ही रखे हो जिसको हम लोग सोशल वर्क बोलते हैं। तो इन तीनों क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट के रूप में आता है हमारे सामने प्रशिक्षण, यानी ट्रेनिंग। आप ये कह लीजिए कि कर्मचारियों या व्यक्तियों को किसी विशेष कार्य को सही और कुशल एवं प्रभावी ढंग से करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और व्यवहार सिखाना, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ट्रेंड किया जा रहा है एक कर्मचारी या व्यक्ति को, विशेष रूप से अगर हम बात करें किसी टास्क को लेकर, ठीक है। वहीं साथ ही साथ अगर हम इसकी परिभाषा पर बात करते हैं प्रशिक्षण की, तो प्रशिक्षण एक ऐसी नियोजित प्रक्रिया मानी जाती है जिनके माध्यम से कर्मचारी की कार्यकुशलता, व्यवहार, ज्ञान को बढ़ाया जाता है ताकि वह अपने कार्य को बेहतर ढंग से कर सके, ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे प्रशिक्षण। देखिए इसी प्रशिक्षण के अंतर्गत एक उद्देश्य दर्शाए गए हैं, कार्य में दक्षता को बढ़ावा देना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नई तकनीक और प्रक्रियाओं को सिखाना, फिर कार्य में त्रुटियों को कम करना, कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करना, ये बेसिकली क्या कहलाता है, एक प्रकार के टास्क कहलाते हैं या उसका एम या कह लीजिए उद्देश्य बेसिकली जाना जाता है। तो
कार्य में दक्षता को बढ़ावा देता है, नई तकनीकी और प्रक्रियाओं को सिखाने की बात करता है, कार्य में त्रुटि कम करता है, कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित भी करता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए प्रशिक्षण के कुछ प्रकार भी होते हैं, है ना। अगर हम बात करेंगे प्रशिक्षण के कुछ प्रकार होते हैं, उनमें कौन कौन से पैटर्न होंगे। जैसे पूर्व नियुक्ति प्रशिक्षण, ये एक प्रकार का टाइप है। इसमें क्या होता है कि नौकरी पर जाने से पहले दिया जाता है। जैसे इस वाले में प्री सर्विस ट्रेनिंग इसको कहते हैं हम लोग। इसका मतलब ही है कि किसी व्यक्ति को नौकरी या पदभार संभालने से पहले दी जाने वाली प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग पूर्व नियुक्ति प्रशिक्षण कहते हैं। यहाँ आवश्यक ज्ञान कौशल प्रदान करना, कार्य के प्रति उद्देश्य दृष्टिकोण विकसित करना, प्रशासनिक और तकनीकी क्षमता को बढ़ावा देना, इस तरीके के पैटर्न में आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्या ये समाज कार्य में आएगा, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ अप्लाइड सवाल बना सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी है। सामाजिक कार्यकर्ताओं को पूर्व नियुक्ति प्रशिक्षण इसलिए दिया जाता है ताकि वे समुदाय की समस्या को समझ सकें। पहली बात, केस वर्क, ग्रुप वर्क और सामुदायिक संगठन की तकनीकों को सीख सकें। ठीक है, प्रशासनिक नियम, रिपोर्ट लेखन और फील्ड वर्क पद्धतियां जान सकें। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा कि किसी एनजीओ या अस्पताल या सरकारी कल्याण विभाग में नियुक्ति होने से पहले उन्हें यह प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, प्री सर्विस ट्रेनिंग का आपने एमएसडब्ल्यू की ट्रेनिंग पहले से ले रखे हैं। ठीक है, तो यह आपको बेसिकली एमएसडब्ल्यू की प्रक्रिया की बात करें तो ये इसी के अंतर्गत आती है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, तो सेवारत प्रशिक्षण इन सर्विस ट्रेनिंग इसको कहा जाता है। इसका क्या अर्थ है हम बात करते हैं यहाँ पर। तो देखो, नौकरी के दौरान कौशल बढ़ाने हेतु, कहने का अर्थ कि सेवा प्रशिक्षण या सेवारत प्रशिक्षण वो प्रशिक्षण है जो किसी कर्मचारी या कार्यकर्ता को नौकरी पर रहते हुए दिया जाता है ताकि वह अपने कार्य में और अधिक दक्ष, प्रभावी और अपडेटेड बन सके। मेरा कहने का आशय किस चीज़ से लिया गया है उस चीज़ को समझना। सामाजिक कार्यकर्ता जब सेवा में होता है ना, तो समय समय पर उन्हें नई योजनाएं मिल सकती हैं, नीतियां जैसे पोषण अभियान मिल सकता है, और नई नीतियां जैसे डिजिटल रिकॉर्डिंग सर्वे पद्धति के बारे में सेवारत प्रशिक्षण बेसिकली दिया जाता है। किसी महिला बाल विकास अधिकारी को पोषण ट्रैकर ऐप के उपयोग के लिए प्रशिक्षण देना, वह क्या कहलाएगा, एक सेवारत प्रशिक्षण कहलाएगा। ठीक है, इन ड्यूरेशन, आप जॉब के पीरियड टाइम में उस समय अगर आपको ट्रेनिंग दिया जाता है उसका नाम है इन सर्विस ट्रेनिंग या सेवारत प्रशिक्षण। एक और नाम आता है हमारे सामने, ये टाइप है प्रशिक्षण के। ठीक है, अगर हम बात करते हैं परिचयनात्मक प्रशिक्षण, ओरिएंटेशन इसे कहा जाता है। और मैं आपसे बात करूं तो काम करते करते सीखना। ठीक है, प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग या सेलेक्टिव ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन ट्रेनिंग के बारे में ये बेसिकली बताता है। तो ये वो प्रशिक्षण है जो किसी व्यक्ति को नियुक्ति या चयन से पहले दिया जाता है ताकि वह देखा जा सके कि वह कार्य के लिए उपयुक्त है या नहीं है। अब बात आती है कि ये सोशल वर्क में है ना, तो मेरा एक सिंपल सा कहने का आशय है यहाँ पर कि जब चयन करना होता है, चयन से पहले, इंटरव्यू से पहले, ठीक है, इस प्रोसेस में अगर हम बात करते हैं तो जस्ट तुरंत नियुक्ति के तुरंत बाद आपका इस पे एक टास्क देकर आपसे बेसिकली काम करवाया जा सकता है। तो उसे हम लोग बोलते हैं परिचयनात्मक प्रशिक्षण, है ना। सॉरी, ये तो कार्यस्थल पर हो जाएगा, काम करते करते सीखना वो कार्यस्थल पर हो जाएगा। नए कर्मचारियों को बेसिकली संगठन के परिचित कराना या परिचयनात्मक प्रशिक्षण के दौरान में ये बात ध्यान रखिएगा कि नियुक्ति के तुरंत बाद वो चीज़ें आती है, संगठन की जानकारी देना। ठीक है, नए कर्मचारी को संगठन से परिचित करवाना, इस तरीके की प्रक्रियाएं बन जाती हैं इसके अंतर्गत। कार्यस्थल पर अभी भी आपने बताया, यहाँ पे देखिए लिखा है कार्यस्थल पर काम करते करते सीखना। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। तो कहने का अर्थ सिंपल है कि आप काम भी कर रहे हैं और उसके दौरान आप चीज़ों को सीख भी रहे हैं।
ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, है ना। तो ये वो प्रशिक्षण है जिनमें कर्मचारी को अपने वास्तविक कार्यस्थल पर ही कार्य करते करते प्रशिक्षित दिया जाता है। अर्थात काम व्यक्ति जो है काम करते हुए सीखता है, यानी लर्निंग बाय डूइंग, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक सामाजिक कार्यकर्ता को फील्ड में जाकर केस वर्क और सामुदायिक सर्वेक्षण कराना सिखाना, तो वो पैटर्न यही कहलाएगा ऑन द जॉब ट्रेनिंग। उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 में, तो कार्यस्थल से बाहर प्रशिक्षण, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। इसका क्या अर्थ होता है, यहाँ पे सुनिएगा कि कक्षा या कार्यशालाओं में दिया जाने वाला प्रशिक्षण, ये पॉइंट नंबर 5 है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि स्थल से बाहर ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ठीक है, स्थल से बाहर, ये वो प्रशिक्षण है जो कार्यस्थल के बाहर किसी प्रशिक्षण केंद्र या संस्थान या क्लास में दिया जाता है, और यह प्रशिक्षण में कर्मचारी काम से अलग होकर केवल सीखने पर ध्यान देता है, ठीक है। तो समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों का प्रशिक्षण किसी प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान में देना या सामाजिक कार्यकर्ता का वर्कशॉप या सेमिनार में भाग लेना भी आपका इसी के अंतर्गत कहलाएगा। टीचरों का टीचिंग ट्रेनिंग कॉलेज में प्रशिक्षण देना, वो सारी चीज़ें कहलाती हैं कार्यस्थल पर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो अगला पार्ट हमारे सामने आता है विकास का। देखिए, डेवलपमेंट आप जानते हो, विकास का उद्देश्य है कि व्यक्ति की दीर्घकालिक क्षमता, दृष्टिकोण या नेतृत्व गुणों को बढ़ाना, ताकि वह भविष्य में उच्च पदों के लिए तैयार हो सके। मतलब ये एक प्रकार का आपका हो सकता है दीर्घकालिक प्रक्रिया, व्यक्ति के व्यक्तित्व और निर्णय क्षमता, नेतृत्व कौशल का विकास करती है, और संगठन के साथ साथ व्यक्ति, ठीक है, के व्यक्तिगत विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो देखो, प्रशिक्षण और विकास दोनों का उद्देश्य बेसिकली मानव संसाधन को सशक्त बनाना, ताकि संगठन और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी और कुशल बन सके। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रशिक्षण और विकास का टॉपिक भी समाप्त होता है। अब बात करेंगे हम लोग अभिलेखन और प्रलेखन के बारे में, ठीक है। अभिलेखन और प्रलेखन। अभिलेखन का अर्थ होता है रिकॉर्ड, और प्रलेखन का अर्थ होता है डॉक्यूमेंट, एक प्रकार से। देखिए, क्या है यह अभिलेखन, इसको जानना बहुत ज़रूरी है हम सभी लोगों के लिए, है ना। देखिए, अगर मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पे मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि अभिलेखन और प्रलेखन से क्या आशय बनाया गया है। ये बेसिकली प्रशासनिक प्रक्रिया की रीढ़, है ना, रीढ़ कही जाती है, और ये पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और निरंतरता बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अभिलेखन वो प्रक्रिया है जिसमें किसी संस्था या संगठन या कर्मचारी कार्यक्रम से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण सूचना है, या कोई घटना है, या कोई कार्यों का लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित रूप है, तो उससे संधारण तरीके से हम क्रियाओं को रिकॉर्ड करके रख के उसको आगे बढ़ाते हैं। तो कार्य का लिखित होना अभिलेखन होगा, सुव्यवस्थित होना, अस्थायी रिकॉर्ड रखना अभिलेखन का पैटर्न कहलाएगा। जैसे आप नीचे देखेंगे तो अभिलेखन का एक बेसिकली डेफिनेशंस लिखी गई है कि किसी संगठन या संस्था या व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य, निर्णय, घटना या लेन देन का लिखित या व्यवस्थित सुरक्षित रूप से संरक्षण करना ही अभिलेखन कहलाता है। अभिलेखन वह प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें जानकारी को लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित रखा जाता है, ताकि भविष्य में उसका उपयोग किया जा सके। वही आपका अभिलेखन कहलाता है या अभिलेख कहलाता है, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान रखें, भविष्य में रखने के लिए ये एक प्रकार से रिकॉर्ड है ना, सूचनाओं का स्रोत प्रदान करता है, भविष्य में उपयोग की जाने वाली रिकॉर्ड डेटा को बेसिकली सुरक्षित रखना, ठीक है। अच्छा, इसको इसलिए किया जाता है, ये मूल्यांकन करने में या उसकी मॉनिटरिंग करने में बहुत ही ईजिली चीज़ों को हम कर सकते हैं फिर, और ये इसमें ट्रांसपेरेंसी होती है, ठीक है, अकाउंटेबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, कार्य को निरंतरता बनाए रखने पर भी अपना एक अहम रोल अदा करता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उद्देश्य की बात करते हैं तो भविष्य में साक्ष्य या प्रमाण के रूप में उपयोग करना, या उसका बेसिकली यूज़ में लाया जाता है, ठीक है। भविष्य में
अगर आप देखें तो साक्ष्य या प्रमाण के रूप में उसका उपयोग किया जाता है, किसका, रिकॉर्ड का, अभिलेखन का। ठीक है, कार्य की निरंतरता बनाए रखने पर कार्य करता है। ठीक है, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है, देखो अभी मैंने आपको बताया भी था। निर्णय लेने और योजना बनाने में आपकी मदद करता है, कानूनी और प्रशासनिक आवश्यकता की पूर्ति करता है। ये अभिलेख है। ठीक है, जानना जरूरी है हम सबके। अब अभिलेख देखो कई टाइप के होते हैं। अगर मैं आपसे बात करता हूँ इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स के बारे में, है ना, इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स क्या होता है, सुनिएगा एक एक लाइन में। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो चाहो तो लिख सकते हो एक लाइन में, कि जो लाभार्थी होता है, जो सेवार्थी होता है, उसकी व्यक्तिगत फाइल और केस स्टडी रखना, वो आपका व्यक्तिगत अभिलेख कहलाएगा। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड को लेकर, प्रशासनिक या कार्यालयी अभिलेख के बारे में, तो ये रिकॉर्ड क्या करता है, पत्र व्यवहार हो गया, बजट हो गया, मीटिंग हो गया, मिनट्स हो गया, आदेश हो गए, उनका रिकॉर्ड रखता है ये प्रशासनिक अभिलेख। ठीक है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करते हैं वित्तीय अभिलेख के बारे में, है ना, उसको हम लोग फाइनेंशियल रिकॉर्ड कहते हैं, जिसे लेखा, बिल, रसीद, बजट, ये सब सारी चीज़ें इसमें रखा जाता है। उसके बाद आता है केस या स्टडी। देखो केस स्टडी थोड़ा सा आप कह सकते हो, केस स्टडी और फाइलें व्यक्तिगत रिकॉर्ड के ही हुबहू पैटर्न है। ठीक है, उसी के जैसा है यह। ठीक है, तो एक व्यक्ति के बारे में पूरी डिटेल जानकारी रखना, या किसी ग्रुप की जानकारी रखना, या किसी समुदाय वगैरह के बारे में जानकारी रखना, ठीक है, वो फाइलें और केस स्टडी के रूप में जानी जाती है। एक होता है पत्राचार। ठीक है, पत्राचार में आप इसे कार्यक्रम अभिलेख का नाम भी दे सकते हो, केस रिकॉर्ड, सॉरी, जो है अगर हम बात करें तो कार्यक्रम प्रोग्राम रिकॉर्ड, मतलब परियोजनाओं को प्रगति रिपोर्ट या मूल्यांकन रिपोर्ट के रूप में भी आप इसे जान सकते हो। ठीक है, इसके अलावा भी होते हैं, जैसे सांख्यिकी एक अभिलेख होता है, जहाँ डेटा, ग्राफ, तालिकाएं वगैरह रखी जाती हैं, उसको बोला जाता है ना, उसको बोला जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, पत्राचार रिकॉर्ड भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है ना। पत्राचार भी क्रॉसपॉन्डेंस रिकॉर्ड के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। पत्राचार रिकॉर्ड को संगठन के भीतर भी या बाहर किए गए कोई भी पत्र व्यवहार का व्यवस्थित लेखा जोखा या पत्राचार का रिकॉर्ड कहलाता है। ठीक है, कोई भी एक्टिविटीज़ का होना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये थोड़ा सा हम सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट था। इसमें भी पत्र संख्या, एक बार एक साइड पत्र संख्या लिखी जाती है, फिर तिथि लिखी जाती है, फिर प्रेषक का नाम लिखा जाता है ना, प्रेषक का नाम, फिर उसके बाद विषय क्या था, फिर की गई कार्यवाही क्या हुई, फिर बाद में हस्ताक्षर होता है, तो उसे पत्राचार का नाम अगर हम लोग देते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। सरकारी विभाग में एनजीओ के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने में काफ़ी मदद करता है ये पत्राचार रिकॉर्ड। पारदर्शिता और जवाबदेह सुनिश्चित जरूर करता है। परियोजना की मंजूरी, अनुदान, रिपोर्ट इत्यादि दस्तावेज के रूप में कार्य करता है ना। समाज कार्य प्रशासन में बड़ा इंपॉर्टेंस है ये पत्राचार, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, पत्राचार रिकॉर्ड, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं प्रलेखन के बारे में, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। अब देखो प्रलेखन क्या है ना, ये भी जानना ज़रूरी हम सभी लोगों के लिए है। प्रलेखन का अर्थ किसी कार्यक्रम या परियोजना या केस से संबंधित सभी जानकारी या घटना या प्रक्रिया निष्कर्ष की एक व्यवस्थित रूप में लिखना, संगठन करना या उसका संग्रह करना और उसको प्रस्तुत करना। मैं साधारण शब्दों में बताना चाहूँगा कि किसी कार्य या गतिविधि का लिखित या दृश्य डिजिटल प्रमाण तैयार करना ही प्रलेखन कहलाता है। ठीक है, तो लिखित, दृश्य या डिजिटल प्रमाण तैयार करना ही प्रलेखन कहलाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सरल शब्दों में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, प्रलेखन वो प्रक्रिया है जिसमें कार्यों का क्रमबद्ध लिखित विवरण तैयार किया जाता है ताकि उसका अध्ययन, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग की जा सके। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए उद्देश्य को लेकर, उद्देश्य की बात करते हैं तो कार्यक्रम या केस की प्रगति को ट्रैक करना है ना, इसमें डॉक्यूमेंटेशंस के अंतर्गत, मतलब कार्य की सटीक जानकारी रखता है ये। फिर मूल्यांकन और विश्लेषण के लिए डेटा उपलब्ध करा देता है आपका, भाई डॉक्यूमेंट है, प्रतिलेखन है। पारदर्शिता, ठीक है, और जवाबदेही को बढ़ाता है। अनुभव से सीखने का अवसर भी आपको देता है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रलेखन बोलते हैं। रिपोर्ट, अनुसंधान और नीति निर्माण में इसकी सहायता करना, ये भी शब्द बेसिकली देखने को मिलता है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं बजट निर्माण का अर्थ,
सामने हमारे आता है बजट निर्माण का अर्थ। तो देखो बजट होता क्या है, मैं आपसे अगर बात करूं, बजट एक ऐसी वित्तीय योजना है जिसमें किसी संगठन या संस्था या सरकार की निर्धारित अवधि के लिए आय यानी इनकम और व्यय यानी एक्सपेंडिचर मतलब खर्च का अनुमान जहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है उसी को बोलते हैं बजट। जैसे आपने अनुमान लगाया कि आपके यहाँ इतनी बेसिकली इनकम हुई है, आपने बेसिकली देखा कि यहाँ पर इतना खर्च हुआ बजट में, है ना। तो जब ये सब चीज़ें आप रिकॉर्ड रख रहे होते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को ही बेसिकली बजट कहा जाता है। तो बजट निर्माण ये वो प्रक्रिया है जिसमें ना कोई संस्था या विभाग या कोई प्रोजेक्ट में आय और व्यय का पूर्वानुमान तैयार करना, मतलब इतना खर्च हो सकता है, लगभग 1 लाख 2,50,000 इतना जो है बेसिकली खर्च हो सकता है मे बी। तो उसी के आधार पे आप क्या करते हैं, रिपोर्ट वगैरह तैयार करते हो। जैसे यहाँ पर आप देखिए बजट निर्माण की बात करते हैं, वो प्रक्रिया जिनके अंतर्गत इस वित्तीय योजना तैयार करना, प्रस्तुति करना, अनुमोदित का मतलब होता है एक्सेप्टेंस यानी स्वीकारना और लागू करना, ठीक है, उसको बोलते हैं बजटिंग। ठीक है, आगे देखिए बजट जब आप बनाएंगे तो उसके कुछ स्टेप होते हैं, आप ये कह लीजिए प्रक्रिया या प्रोसेस कह लीजिए। ठीक है, तो मैं पहले सबसे पहले आपसे यहाँ पर बात करना चाहूँगा बजट निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ बजट मेकिंग। बजट बनाने की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों से होकर बेसिकली गुजरता है। सर्वप्रथम यहाँ पर बताया गया है बजट तैयारी यानी प्रिपरेशंस। सबसे पहले सभी विभाग अपने अपने अनुमानित खर्च और आवश्यकता को तैयार करते हैं कि ये चीज़ें नीड है, ये ज़रूरत है, हमें इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है, तो उसे बोलते हैं बजट तैयार करना। उसके बाद आता है हमारे सामने बजट संकलन करना, ठीक है, कॉम्प्लीमेंशन कहेंगे, यानी वित्तीय विभाग या मंत्रालय सभी विभागों के अनुमानों को एकत्र करके प्रारूप तैयार करता है यहाँ पर, ठीक है, उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंशन का नाम देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बजट प्रस्तुतिकरण करना यानी प्रेजेंटेशंस होता है, इसको बोलते हैं तैयार बजट को संसद या विधानसभा या संस्था में, इंस्टीट्यूट में, शीर्ष समिति के समक्ष इसको प्रस्तुत करना पड़ता है। ठीक है, तो आपने पहले बजट तैयार कर लिया, ठीक है, कि भाई क्या क्या नीड था, क्या क्या खर्च होने वाले हैं वो, फिर उसके बाद आपने क्या किया, एक तरफ से बेसिकली चाहे वो वित्त विभाग हो चाहे कोई मंत्रालय हो, उनमें अनुमान को एकत्रित रूप से आपने प्रारूप एक फॉर्मेट तैयार किया, फिर उसको आपने प्रस्तुत किया। ठीक है, फिर उसके बाद उसको अप्रूवल देते हो, अनुमोदन, बजट का अनुमोदन करते हो। तो बजट पर चर्चा के बाद उसे विधायी और प्रबंधकीय निकाय के द्वारा स्वीकृति की जाती है या स्वीकृति दी जाती है। फिर आता है बजट का क्रियान्वयन करना। ठीक है, तो स्वीकृति बजट के अनुसार धन का उपयोग और व्यय बेसिकली किया जाता है यहाँ पर। फिर उसके बाद जो भी चीज़ें आती हैं उन्हीं के आधार पर वो चीज़ें खर्च की जाती हैं। फिर यहाँ पे ऑडिट आता है। ऑडिट का मतलब होता है लेखा परीक्षण और मूल्यांकन। जैसे अगर मैं बात करूँ, व्यय की जांच की जाती है, धन का उपयोग सही या नियमानुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके बाद आपका ऑडिट शब्द आ जाता है। कहीं कहीं आपको क्रियान्वयन और निगरानी भी लिखा मिलेगा लास्ट में, जैसे स्वीकृत बजट के अनुसार धन का उपयोग करना या उसकी निगरानी करना। ठीक है, दो बातें याद रखना, एक शब्द है इसमें अनुमान आय और दूसरा है व्यय, है ना। आय जैसे अनुदान और दान, फीस, ब्याज वगैरह को दर्शाएगा। खर्च आपका व्यय को दर्शाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बजट के प्रकार, है ना। बजट के प्रकार, परंपरागत बजट होता है। यहां अगर हम लोग बात करते हैं तो आप देखिए पिछली वर्ष की आय और व्यय पर आधारित होता है। मतलब यहाँ अगर हम चर्चा करते हैं परंपरागत यानी ट्रेडिशनल बजट के बारे में, तो पुराने बजट में थोड़े बदलाव करके नया बजट बनाना। ठीक है, पुराना वाला जो बजट है उनमें थोड़े बदलाव करके नया बजट बनाना ही परंपरागत बजट कहलाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो परंपरागत बजट ये वो बजट है जिसमें पिछले वर्ष के बजट के आधार पर बनाकर आज वर्तमान के वर्ष में आय और व्यय का अनुमान तैयार किया जाता है कि पिछले साल इतना खर्च हुआ तो हो सकता है इस बार
कुछ ज़्यादा खर्च हो, उसको परंपरागत या ट्रेडिशनल कहते हैं। उसके बाद हमारे सामने आता है प्रदर्शन आधारित बजट, परफॉर्मेंस बजट कहा जाता है इसे। कहने का अर्थ क्या है कि कार्य और परिणामों पर आधारित होता है ये, आप कह सकते हो वर्क और रिजल्ट पर बेस्ड होता है ये। देखो कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ और उससे क्या कार्य या परिणाम प्राप्त हुए, यह दिखाने वाला बजट ही प्रदर्शन आधारित बजट कहलाता है। तो धन का उपयोग परिणामोमुखी बनाना है ना, प्रशासन को उत्तरदायित्व बनाना, योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन करना, वो बेसिकली इसके अंतर्गत बजट के टाइप में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, उत्तरदायित्व बढ़ता है, यहाँ पर संसाधनों का प्रभावी उपयोग होता है, निगरानी मूल्यांकन आसान हो जाता है ना, परफॉर्मेंस बजट में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक और आता है शून्य आधारित बजट या जीरो बेस्ड बजट भी आप इसे कह सकते हैं। देखो ये बेसिकली क्या होता है, हर वर्ष सभी खर्चों को या उस खर्च की नए सिरे से समीक्षा करना हर वर्ष, मतलब पिछले वर्ष के बजट का आधार ना बनाकर हर खर्च को नए सिरे से परख कर तय करना कहलाता है शून्य आधारित बजट या जीरो बेस्ड बजट। ठीक है, इसी प्रणाली में माना जाता है कि हर खर्च को दोबारा सोच समझकर स्वीकृत करना चाहिए, ना कि केवल इसलिए रखना चाहिए क्योंकि वह पिछले साल का ही था। ज़रूरी नहीं है ये। मैं आपको बता दूं इस बजट को किसने दिया है, कार्यक्रम आधारित बजट को, सॉरी यहाँ हम बात कर रहे हैं शून्य को, जीरो बेस्ड वाले बजट को इस दिया है पीटर पियरे ने। क्या नाम है उसका, पीटर ए पियरे, अमेरिका का एक विद्वान है, अर्थशास्त्री है, इन्होंने दिया था। और भारत में इस जीरो बेस्ड बजट को अपनाया गया था सन 1983 में, सन 1983 में, यह आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको अपनाया गया था 1983 में। ठीक है, उसके बाद आता है कार्यक्रम आधारित बजट, नाम एक बार फिर से बता दीजिए। पीटर ए पियरे का नाम आता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए प्रोग्राम बजट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। प्रोग्राम बजट मतलब कार्यक्रम आधारित बजट होता है ये। देखो किस कार्यक्रम का कितना खर्च होगा और उसका उद्देश्य क्या है, इस आधार पर तैयार किया गया बजट ही कार्यक्रम आधारित बजट कहलाता है। ठीक है, योजनाओं या परियोजनाओं के अनुसार बनाया गया जो बजट होता है वो कार्यक्रम आधारित होता है ना। तो मेरा कहने का अर्थ ये यहाँ पर ये है कि यह प्रणाली विशेष रूप से योजना आयोग हो गया, समाज कल्याण मंत्रालय हो गया, स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग हो गया, उसमें इसको अपनाया जाता है कार्यक्रम आधारित बजट को। इसे परफॉर्मेंस बजट का नाम भी बेसिकली दिया गया है ना, एक प्रकार से। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कार्यक्रम आधारित बजट के बारे में, तो इसमें बजट को अलग अलग कार्यक्रम और योजना में बांटकर हर कार्यक्रम के उद्देश्य, क्रियान्वयन और व्यय को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे सामने संचालन बजट या ऑपरेटिंग बजट, आप इसे कह सकते हो। देखिए आप यहाँ पर देखें, दैनिक प्रशासनिक और कार्यों के लिए बेसिकली इसको जाना जाता है। देखो संस्था के रोजमर्रा के कार्यों को चलाने के लिए तैयार किया गया बजट ही संचालन बजट कहलाता है। ठीक है, संस्था के दैनिक खर्च और आय को संतुलित करना और ये सुनिश्चित करना कि संस्था अपने नियमित कार्यों को सुचारू रूप से चला सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे सामने आता है पूंजीगत बजट। ठीक है, अब देखिए तो दीर्घकालिक निवेशों और परिसंपत्तियों के लिए बेसिकली ये होता है। तो देखो मेरा कहने का अर्थ ये है कि बड़े या अस्थायी कार्यों जैसे भवन निर्माण, उपकरण खरीद या नई परियोजनाएं शुरू करने के लिए बनाया गया बजट ही पूंजीगत बजट कहलाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
जैसे मेरा कहने का आशय क्या है इसके अंतर्गत, समाजकारी में, समाज कल्याण संस्थाओं में ना पूंजीगत बजट का उपयोग बेसिकली किया जाता है। जैसे नए भवन, विद्यालय, स्कूल यानी हॉस्पिटल, पुनर्वास केंद्र बनाने में आप कैपिटल बजट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उपकरण और संसाधन खरीदने के लिए बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है कैपिटल बजट का। ठीक है, कैपिटल बजट का, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ये तो 6 प्रकार के बजट थे। ठीक है, समाज कल्याण प्रशासन के अंतर्गत ये सारे बजट जानना ज़रूरी है कि कितने टाइप के बजट होते हैं। उसके बाद देखें, बजट निर्माण के कुछ उद्देश्य होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, आय व्यय पर कंट्रोल करना, इसीलिए बजट का निर्माण किया जाता है। संसाधनों का उचित वितरण हो सके, इसीलिए बजट का निर्माण किया जाता है। इसका यही मोटो है। और बजट बनाने का मोटो ये भी है, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देता है। विकास योजना की प्राथमिकता तय करता है। आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने पर भी अपना रोल अदा करता है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे पैटर्न्स हैं। आप ये भी दर्शा सकते हो कि योजना है ना, योजनाओं को निर्धारित करना, संसाधनों को समुचित उपयोग करना, वित्तीय नियंत्रण रखना, ये सारे पैटर्न भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये बातें समझ में आप लोगों को आ रही होंगी। प्लीज़ एक बार स्पष्ट करेंगे आप लोग, क्या ये क्लियर है ना? वहीं अगर हम बात करते हैं, चलो फिर तो अच्छी बात है। देखो, प्रशासन के महत्व के बारे में, नीति निर्माण में सहायता, फिर वित्तीय अनुशासन को बेसिकली सुव्यवस्थित या सुनिश्चित करना, कार्यकुशलता में सुधार करना, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये प्रशासन में बेसिकली इसका इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है, जिसे बजट से संस्था में वित्तीय पारदर्शिता बनी रहती है, सभी खर्च दर्ज और प्रमाणित होते हैं। वजह यही है। अच्छा, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट भी यही है। कहने का अर्थ यह है कि सही बजट निर्माण जो होता है, इंस्टीट्यूट के अस्थायी विकास और नए कार्यक्रमों की दिशा तय करता है। ठीक है, तो संस्था की आय व्यय की योजना बनाना, संसाधनों का कुशल उपयोग करना, ये सभी चीज़ें उसकी इम्पोर्टेंस को दर्शाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, निगरानी और मूल्यांकन। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं निगरानी और मूल्यांकन को लेकर, देखो, निगरानी और मूल्यांकन मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली प्रशासनिक प्रक्रिया के दो पूरक पक्ष हैं। ठीक है, अब मैं एक एक करके बात करूंगा। सर्वप्रथम आपके सामने मॉनिटरिंग की बात करूंगा। अच्छा, मॉनिटरिंग मतलब होता है निगरानी, अनुश्रवण भी मिलता है। यूजीसी नेट हिंदी में आपको अनुश्रवण लिखेगा। ठीक है, मे भी हो सकता है निगरानी लिख दे, लेकिन अगर आप इंग्लिश देखोगे तो मॉनिटरिंग मिलेगी। देखो, यहाँ मॉनिटरिंग का क्या मतलब है कि किसी कार्यक्रम, परियोजना, गतिविधि को निरंतर और नियमित समीक्षा करना, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कार्य योजना के अनुसार समय पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो किसी कार्यक्रम या परियोजना की लगातार देखरेख करना, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कार्य नियोजित योजना के अनुसार चल रहा है। कार्यक्रम के संचालन के दौरान ये देखना होता है कि सब कुछ सही समय पर, सही ढंग से, सही दिशा में चल रहा है या नहीं चल रहा है। इस पैटर्न को दर्शाता है। जैसे निगरानी में आप देखें तो कार्य के दौरान उसकी प्रगति पर नज़र रखना होता है निगरानी। इसका कुछ उद्देश्य है। उद्देश्य बहुत आसान है, मैं साधारण शब्दों में बता सकता हूँ कि कार्यक्रम की प्रगति पर नज़र रखना, इसका मोटो हो गया निगरानी का। संसाधनों के सही उपयोग को सुनिश्चित करना, निगरानी का मोटो हो गया। और समस्याओं की पहचान करके उन्हें समय पर ठीक करना भी एक प्रकार से आप ऑब्जेक्टिव मान सकते हो। और कर्मचारियों के प्रदर्शन को भी देखना, आप कह सकते हो कि निगरानी का उद्देश्य है। और योजनाओं को दिशा देना यानी आवश्यक सुधार करना भी एक प्रकार से निगरानी का उद्देश्य हो जाएगा। तो ये देखना कि कार्यक्रम तय हुई योजना के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है, संभावित समस्याओं की पहचान करना और समय पर सुधार कर लेना, और संसाधनों के उपयोग पर नियंत्रण लाना। ठीक है, तो यही चीज़ें बेसिकली क्या कहलाता है, निगरानी के उद्देश्य कहलाते हैं। कुछ निगरानी के मुख्य तत्व हैं। ठीक है, जैसे निगरानी के मुख्य तत्व में नियमित डेटा संग्रहण एक पॉइंट है। आप इसे समझ सकते हैं कि बराबर आपको क्या करना है, डेटा को कलेक्ट करना। रेगुलर एलिमेंट के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूँ आपसे। तो
ये निगरानी का सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है नियमित डेटा संग्रह। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी में, ठीक है, अब यहाँ डेटा को कलेक्ट करना है तो प्रत्येक सप्ताह बच्चों की संख्या, पोषण स्थिति और भोजन वितरण के रिकॉर्ड रखना, वो कहलाता है नियमित डेटा संग्रह कहलाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो प्रगति रिपोर्ट तैयार करना होता है। अब ये बात आप जानते हैं, प्रगति का मतलब होता है प्रोग्रेस, रिपोर्ट आप जानते ही हो, तैयार करना, मतलब एक प्रकार से प्रिपरेशंस ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट, है ना। मॉनिटरिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण एक एलिमेंट है ये। और इसके अंतर्गत मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कार्यक्रम में अब तक क्या क्या हुआ, कितना काम पूरा हुआ, कितना बजट खर्च हुआ और क्या परिणाम मिला, इन सब का विवरण देना ही प्रगति रिपोर्ट कहलाता है ना, सिंपल शब्दों में अगर हम आपसे बात करें तो। ठीक है, तो कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति बताते हैं ये, लक्ष्यों की तुलना में प्रगति दिखाता है ये, समस्या और बाधाओं को पहचान लेता है ये, भविष्य के लिए निर्णय और सुधार पर ये आधार बना देता है। तो इसे प्रगति रिपोर्ट तैयार करना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्थल भ्रमण यानी फील्ड विजिट, इसे कहा जाता है। देखो यहाँ स्थल भ्रमण क्या है या फील्ड विजिट क्या है, यह जानना बहुत ज़रूरी है। फील्ड विजिट तो कार्यक्रम या कार्यालय में बैठकर नहीं बल्कि मैदान में जाकर देखना होता है ये, है ना। योजना वास्तव में कैसे चल रही है और लोगों पर क्या लाभ मिल रहा है, ठीक है, तो इस पर यह आधारित होता है। उसके बाद एक होता है समीक्षा बैठक या रिव्यू मीटिंग कहा जाता है इसे, है ना। तो मेरा कहने का अर्थ इसमें क्या है कि जैसे हम लोग देखते हैं ना, रिव्यू मीटिंग में निगरानी का एक एलिमेंट है और ये देखने का प्रयास करते हैं कार्यक्रम में अब तक क्या काम हुआ है, कहाँ दिक्कत आई है और आगे क्या सुधार करना है, इस पर चर्चा करने के लिए एक बैठक होती है। ठीक है, एक बैठक होती है, तो उसी को समीक्षा बैठक कहते हैं हम लोग। किसी कार्यक्रम या परियोजना की प्रोग्रेस की समीक्षा करने के लिए अधिकारी, कर्मचारी और टीम सदस्यों की जो बैठक आयोजित होती है उसी को समीक्षा बैठक कहते हैं या रिव्यू मीटिंग कहा जाता है उसी को। ठीक है, और इसके कई प्रोसेस हैं, इसके प्रोसेस हैं, ऐसी नहीं एक तरीके से समाज कल्याण कार्यक्रम में बाल विकास हो गया, महिला कल्याण हो गया, नशा मुक्ति परियोजना हो गया, उनमें ये समीक्षा बैठकें बहुत होती हैं, नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं, है ना, और वो भी सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद मूल्यांकन एक शब्द है। ठीक है, देखिए मूल्यांकन का अर्थ है किसी कार्यक्रम और परियोजना की संपूर्ण प्रभावशीलता और परिणाम और प्रभावों का गहन विश्लेषण करना। इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि कार्य समाप्त होने के बाद ये देखना कि लक्ष्य कितने पूरे हुए और क्या परिणाम मिले और कार्यक्रम कितना सफल रहा, ये सब देखा जाता है। मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिनके माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि कार्यक्रम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर पाया है या नहीं कर पाया है, और लाभार्थियों को कितना लाभ हुआ है और भविष्य में बेसिकली अगर हम बात करें तो क्या सुधार किया जा सकता है। तो मूल्यांकन का मतलब है कि कार्य पूरा करने के बाद, है ना, कार्य पूरा करने के बाद उसके परिणामों का आकलन करना, उसके रिजल्ट का ऑब्जर्वेशंस करना या उसका असेसमेंट करना। उद्देश्य क्या हो सकता है, कार्यक्रम को लक्ष्य प्राप्ति के लिए जांच की जाती है इसकी मूल्यांकन में। ठीक है, यहाँ अगर हम बात करते हैं, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखो संसाधनों का उपयोग और प्रभावशीलता का विश्लेषण करना, भविष्य की योजना के लिए सुझाव देना, सफलता असफलता और सीखे गए सबक को पहचानना, ये सारी चीज़ें बेसिकली उसके उद्देश्य के अंतर्गत आती है। मूल्यांकन के भी कई टाइप होते हैं। यहाँ मूल्यांकन के सोशल वर्क में हम सोशल वर्क के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं आप लोगों से। ठीक है, प्रारंभिक मूल्यांकन, है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रारंभिक मूल्यांकन। कार्यक्रम शुरू होने से पहले को बोला जाता है प्रारंभिक मूल्यांकन। ठीक है, इनिशियल इवैल्यूएशन का नाम भी दे सकते हो आप लोग इसे। जब किसी योजना या परियोजना को शुरू करने से पहले उसकी संभावना या आवश्यकताओं और उपयोगिता का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये प्रारंभिक मूल्यांकन है। मान लीजिए सरकार किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करना चाहती है। अब शुरू करने से पहले अधिकारी ये जांचते हैं कि किसी क्षेत्र में या किस क्षेत्र में किशोर की स्वास्थ्य समस्या अधिक है, क्या वहाँ पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं और क्या अस्थायी क्या
लोकल या स्थानीय समुदाय सहयोग करेगा, ठीक है। और ये पूरा अध्ययन आपका प्रारंभिक मूल्यांकन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है मध्य अवधि मूल्यांकन, मिड टर्म इवैल्यूएशन के नाम से जाना जाता है। मेरा कहने का अर्थ है कि कार्यक्रम के दौरान होता है ये, ठीक है, मिड वाला। तो मिड टर्म इवैल्यूएशन, मध्यावधि मूल्यांकन, ये वो मूल्यांकन है जो कार्यक्रम और परियोजना के संचालन के दौरान होता है, अर्थात बीच की अवधि में कर लिया जाता है, ताकि ये देखा जा सके कि कार्यक्रम सही दिशा में चल रहा है या नहीं चल रहा है। मैं एक सरल शब्दों में बताना चाहूँगा कि जब कोई योजना या कार्यक्रम कुछ समय में या कुछ समय से चल रहा होता है, तब ये जांच की जाती है कि लक्ष्य पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर नहीं तो क्या सुधार किया जा सकता है। यही प्रक्रिया अपनाई जाती है मिड टर्म इवैल्यूएशन में, मध्यावधि मूल्यांकन में। उसके बाद आता है हमारे सामने अंतिम मूल्यांकन, है ना, एक्स पोस्ट इवैल्यूएशन का नाम बेसिकली जाना जाता है इसे। कहने का अर्थ है कि कार्यक्रम पूरा होने के बाद की बात है ये, है ना, जिसे समाप्ति मूल्यांकन भी आप कह सकते हो, इसका दो नाम है। तो जब योजना बेसिकली या परियोजना समाप्त हो जाती है, तब ये देखा जाता है कि उससे क्या उपलब्धियां हासिल हुई, कौन सी समस्या आई और उसका स्थायी प्रभाव क्या रहा, ठीक है। वो अंतिम मूल्यांकन या एक्स पोस्ट इवैल्यूएशन का नाम आप दे सकते हो, ठीक है। जैसे किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 3 वर्षों तक चला, ठीक है। अब कार्यक्रम समाप्त होने के बाद अधिकारी ये जांच करते हैं कि कितने वर्षों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार आई, कौन से लक्ष्य पूरे हुए और क्या ये कार्यक्रम आगे जारी रखने योग्य है या नहीं है। ये सारी बातें अंतिम मूल्यांकन में देखा जाता है। इसे हम केस वर्क में फॉलो अप के नाम से जानते हैं, एक्स पोस्ट इवैल्यूएशन को, ठीक है। आगे बात करते हैं निगरानी और मूल्यांकन के कुछ इंपॉर्टेंस है। जैसे पारदर्शिता उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करता है, कार्यक्रम की गुणवत्ता और संसाधनों को बेहतर बनाना, निर्णय लेने और योजना में सुधार करना उसकी मदद करता है, हितधारकों के परिणामों की जानकारी देना। ये सारे पैटर्न जो है इसी के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो हमारे सामने अगला पार्ट आता है नेटवर्किंग तथा जनसंपर्क की स्थापना। जैसे मैं एक बार सिलेबस दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप देखें, ये लास्ट पार्ट है नेटवर्किंग और जनसंपर्क की स्थापना, इसके अंतर्गत, ठीक है। बाकी हम लोगों ने यहाँ पे प्रशिक्षण, विकास, अभिलेखन, प्रलेखन, डेटा, बजट निर्माण, निगरानी और मूल्यांकन अभी अभी देखा है। अब हम लोग देख रहे हैं नेटवर्किंग और जनसंपर्क की स्थापना। देखो, नेटवर्किंग और जनसंपर्क की स्थापना प्रशासनिक और समाज कार्य के सहयोग और उनमें संवाद और साथ ही साथ विश्वास की नींव रखता है, ठीक है। अब देखो, नेटवर्किंग का अर्थ दर्शाया गया है यहाँ पर समझना कि सामान्य उद्देश्य वाले व्यक्तियों, समूहों, संस्था और संगठनों के साथ संपर्क और सहयोग स्थापित करना, ताकि आपसी संसाधन, जानकारी और अनुभव का आदान प्रदान हो सके। नेटवर्किंग का मतलब है कि विभिन्न व्यक्तियों और संगठन, संस्थाओं के बीच में ना आपसी संपर्क, सहयोग, सूचना आदान प्रदान किया जाता है। जब लोग, ये संस्थाएं एक दूसरे से जुड़कर जानकारी, संसाधन या अनुभव साझा करते हैं ना, तो उसे ही नेटवर्किंग कहा जाता है, या सहयोग या साझेदारी का माध्यम होता है, ठीक है। मतलब साझेदारी को बढ़ावा देता है, पार्टनरशिप को, और संसाधन की जानकारी आदान प्रदान करता है, अनुभव की विशेषज्ञता का साझा करता है, कार्यक्रम को प्रभावी बनाता है ना। ये जैसे मान लीजिए कोई एनजीओ है, उसके अंतर्गत अन्य संस्थाएं या सरकारी विभाग या विद्यालय या अस्पताल है, जुड़ गया है, ताकि साथ में मिलकर स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब सामाजिक कार्यकर्ता को ले लो, सामाजिक कार्यकर्ता का समुदाय, प्रशासन और मीडिया से संपर्क बनाए रखना, ये भी एक प्रकार का नेटवर्किंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, संबंध बनाना हो गया, जानकारी और संसाधन का साझा करना भी आपका नेटवर्क का पैटर्न कहलाता है। उसके बाद बात करते हैं नेटवर्किंग के उद्देश्य को लेकर। देखिए, नेटवर्किंग के उद्देश्य में अगर हम बात करें तो संसाधन और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा मिलता है, नई जानकारी, तकनीक और अवसरों तक पहुंच बनती है, इसमें संगठन की सहयोग और विश्वसनीयता बेसिकली बढ़ता है, सामाजिक और प्रशासनिक कार्यों में भागीदारी भी बेसिकली यहाँ पर बढ़ती है। ये नेटवर्किंग का बेसिकली उद्देश्य कहलाएगा। जनसंपर्क स्थापना का मतलब क्या है? जनसंपर्क का सीधा सीधा है कि संगठन, थोड़ा सा देखना नीचे, यहाँ पे संगठन और जन सामान्य के बीच विश्वास और समझ, ठीक है, सहयोग की स्थापना करना, ठीक है। इसे ही हम लोग बोलते हैं जनसंपर्क की स्थापना, ठीक है।
जनसंपर्क का मतलब है कि जनता से संवाद बनाकर संस्था की सकारात्मक छवि को बनाना। ठीक है, कहने का भाव है कि किसी संस्था के द्वारा लोगों से अच्छा संबंध बनाना ताकि जनता उस संस्था के कार्य, उद्देश्य और सेवाओं को समझे और सहयोग करे। यही जनसंपर्क कहलाता है। क्या क्या इसका उद्देश्य हो सकता है? जैसे देखिए, संस्था की सकारात्मक छवि को बनाए रखना, ये भी आपका जनसंपर्क का एक प्रकार का उद्देश्य कहलाएगा। मतलब जनता, संस्था की छवि यानी इमेज को जनता के बीच में अच्छा बनाना। ठीक है, फिर उसके बाद जनता को संस्था के उद्देश्य और योजना और कार्यों से अवगत कराना। ठीक है, और जनता का सहयोग और समर्थन प्राप्त करना जनता का। फिर उसके बाद संकट की स्थिति में जनता के बीच, है ना, जनता के बीच विश्वास को बनाए रखना। नीति निर्माण में जन संभावनाओं का, ठीक है, ध्यान में रखना। ये भी एक प्रकार से क्या कहलाएगा? आपका जनसंपर्क का उद्देश्य। अब देखिए, जनसंपर्क के कुछ माध्यम होते हैं। ठीक है, इसके कुछ माध्यम है ना। मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं कहूँ प्रेस की बात, प्रेस विज्ञप्ति की बात, ठीक है, ये भी देखो सोशल वर्क में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे प्रचार सामग्री का उपयोग हम लोग करते हैं, पोस्टर, बैनर, पंपलेट वगैरह के बारे में, तो उस परिस्थिति में इस पार्ट का नाम हमें देखने को मिलता है ना। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रेस विज्ञप्ति या कोई प्रेस के माध्यम से कोई चीज़ रिलीज़ करना, है ना, कोई चीज़ रिलीज़ करना, उस पैटर्न में इसका नाम हमें देखने को मिलता है ना। एक और बात ध्यान से सुन सकते हो इसके अंतर्गत कि अखबार, टीवी, रेडियो, इंटरनेट, है ना, ताकि जनता को किसी भी घटना या कार्यक्रम को नीति की जानकारी मिल सके। ठीक है, जब कोई संस्था या संगठन अपनी महत्वपूर्ण जानकारी की घोषणा करता है तो समाचार माध्यमों से जरिए जनता तक पहुंचाता है, वो आधिकारिक सूचना भेजता है और प्रेस विज्ञप्ति के रूप में वो जानी जाती है चीज़ें। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। एक होता है मीडिया सम्मेलन। अगर हम लोग बात करते हैं मीडिया सम्मेलन के बारे में, अच्छा देखो, यहाँ पे प्रेस में बेसिकली बहुत आज के समय देखा जाए सोशल मीडिया पे तो कुछ चीज़ें झूठा भी फैलाया गया है ना, झूठी चीज़ें भी फैला दी जाती है, तो इसलिए गलतफहमियों का एक प्रकार से हानि के रूप में इस यहाँ पर देखा जाता है। लेकिन मीडिया सम्मेलन में जब कोई संस्था, विभाग, समाचार माध्यम या न्यूज़ मीडिया को सीधा बुलाकर बातचीत करता है ना, सवाल या सवालों के जवाब देता है, तो अपनी बात स्पष्ट करता है, तो वो मीडिया सम्मेलन या प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूप में उसको जाना जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। जनता तक जानकारी को तेज़ी से पारदर्शिता के रूप में ये बेसिकली पहुंचाती है। किसी विषय पर गलतफहमियों से दूर रहना, इसका भी पैटर्न बताया गया है, और हम चाहेंगे कि इस मीडिया सम्मेलन के अंतर्गत भी चीज़ों को स्पष्ट कर ही जानने का प्रयास करेंगे। सोशल एक मीडिया होती है। सोशल मीडिया ऐसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, डिजिटल माध्यम है, जिनके माध्यम से लोग, संस्थाएं जानकारी साझा करते हैं, संवाद करते हैं और संपर्क यानी कांटेक्ट में स्थापित होते हैं। जनता के साथ दो तरफा का संवाद होता है, टू वे कम्युनिकेशंस होता है। इसके माध्यम से क्या होता है कि सामाजिक मीडिया, जैसे मैं आपसे एक बात कहता हूँ, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ठीक है, लिंक्ड हो गया, टेलीग्राम हो गया, इत्यादि इस तरीके का आप लोगों ने देखा, वो सोशल मीडिया का पैटर्न है। जनता को त्वरित संवाद यानी तुरंत बातचीत होती है, संस्था की गतिविधि और योजना और कार्यक्रमों की जानकारी मिलती है, फीडबैक भी तुरंत हमें मिल जाता है, जनता के बीच जागरूकता भी फैल जाती है, और इंस्टीट्यूट की छवि को मजबूत भी किया जा सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से ही। ठीक है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारे सामने आता है एक प्रचार सामग्री। ठीक है, प्रचार सामग्री के बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर नीचे। ठीक है, ब्राउज़र वगैरह का नाम आप लोग सुने होंगे, उसी का पैटर्न है। पोस्टर वगैरह का, न्यूज़लेटर का, उसी का पैटर्न है। मेरा कहने का अर्थ है कि जब कोई संस्था अपने कार्य और सेवाओं को और योजनाओं का प्रचार करने के लिए पोस्टर, बैनर, पुस्तिका, पंपलेट, रेडियो, टीवी, सोशल मीडिया का उपयोग करती है ना, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रचार सामग्री। बस इतनी बात ध्यान रखना है। ठीक है, जनसंपर्क अधिकारी द्वारा संवाद होता है, ये भी पैटर्न एक प्रकार से है। ठीक है, कहने का आशय इसमें क्या है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जनसंपर्क मतलब डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है पब्लिक मीटिंग से, डायरेक्ट चीज़ें बेसिकली बन रही। समाज कल्याण प्रशासन में अगर हम बात करते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि संस्था के संदेशों को स्पष्ट और सटीक और प्रभावशाली रूप से जनता तक पहुंचाना होता है।
ठीक है। कम्युनिकेशन का यहाँ पे अर्थ जानकारी, विचार, संदेश, और एक व्यक्ति जो है या संस्था से दूसरे व्यक्ति या समूह तक आदान प्रदान हो, एक्सचेंज ऑफ, आप कह सकते हो इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंस है, जैसे समाज और संगठन के बीच में सहयोग बढ़ जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंस में नीतियों और कार्यक्रमों को बेसिकली लागू करने में आसान हो जाता है, संगठन और विश्वसनीयता और पारदर्शिता में इसमें वृद्धि हो जाती है, ठीक है, भावनाओं और आवश्यकताओं को बेहतर समझ विकसित हो जाती है, यहाँ पे सामाजिक परिवर्तन और विकास में इसमें भी सहायता मिल जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास, जहाँ हम लोगों ने यूनिट नंबर 6 का एक पॉइंट यहाँ पे समाप्त किया है। सिलेबस में अगर हम देखें तो प्रशासन के जो संगठक हैं इसको मैंने आज यहाँ पर फिनिश किया है। अगला पार्ट हमारा होगा प्रशासन के कार्यनीति और क्रियाविधि, ये रहा आपके सामने, ठीक है, प्रशासन की कार्यनीति और क्रियाविधि, इस पे हम कल बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ओके। थैंक यू सर।